हमने कल बात करी थी कि स्लोप क्या होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी एक। स्लोप के बारे में बात करी थी कि स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स को चेंज करने से वाई कितनी स्पीड से बढ़ेगा या कितनी स्पीड से कम होगा। ठीक है, ये बात हमने करी थी। फिर हमने कहा था कि स्लोप जो होता है वो वाई टू माइनस फाइव वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, जितना वाई में चेंज आया है ओवर जितना एक्स में चेंज आया है। और इसकी वैल्यू टेन थीटा भी होती है, जहां पर थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। ये सब बातें हमने करी थी, है ना। दो क्वेश्चन भी करे थे जिसमें हमने स्लोप निकाल कर देखे थे कि स्लोप की वैल्यू आएगी कितनी। अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में हम हल्का फुल्का और बात करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, हम जहां पर स्लोप लिखते हैं वहां पर एक चीज और ऐड कर लेना। धन्यवाद। पानी का एक गिलास हो गया, चाय भी है पानी। हमने कहा था स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर है। यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर लेना कि थीटा जो होता है ना वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लेते हैं। ठीक है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या आता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। अब हम बात करें कि मान लो अगर स्लोप के अलग अलग केसेस हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो सपोज करो मैं कहूं कि स्लोप पॉजिटिव है, जैसे स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, बताया था ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि कोई नंबर पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि हमारी जो लाइन है उसमें एक्स को बढ़ाने पर वाई इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ध्यान से देखना मैं क्या बात बोल रहा हूं। स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पॉजिटिव है। मतलब जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाई बढ़ेगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। चेक करो, अगर मैं यहां पर इस लाइन में ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाऊं, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाऊं तो सोच के देखो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली ए का छोटा है बी का बड़ा है, तो लेफ्ट से राइट जाने में एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करा और जो पॉइंट है वो ऊपर गया। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हुआ। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज करेगा। ये लाइन बनेगी जब स्लोप पॉजिटिव है। मतलब जरूरी नहीं ऐसी लाइन बने, हो सकता है लाइन ऐसी बन जाए, ऐसी कुछ। लेकिन कहने का मतलब ये होगा कि बढ़ती हुई लाइन होगी, ऊपर जाती हुई लाइन होगी। ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो बेसिकली टेन थीटा पॉजिटिव है। अब टेन थीटा के लिए हमें याद है ना हम क्या लिखते थे कि टेन थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें एंगल ही 0 से 180 चाहिए। 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आएगी। ठीक है, इतनी बात। मतलब ये जो लाइन है और जो एक्स एक्सिस है इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल एक्यूट होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और वो दिख भी रहा है कि एंगल एक्यूट आ रहे हैं। चेक करो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ये तो हुआ पहला केस। कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस करेंगे अपने। सेकंड केस की बात करते हैं पहले। सॉरी, सेकंड केस अपने पास होगा कि मान लो इस बार हम कह रहे हैं कि एन जो है पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब जो लाइन है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई नेगेटिव है। मतलब अगर हम एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई कम होना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाइन नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ आने का मतलब लाइन कैसी बनेगी, लाइन कुछ देखने में इस टाइप की होगी। चेक करो दोबारा, मान लो यहां पर एक ए पॉइंट है, कहीं पर भी यहां पर बी पॉइंट है। अगर सपोज करो मैं ए से बी की तरफ जाऊं, मान लो मैं ए से चलना चालू करूं और बी की तरफ जाना चालू करूं, तो ए से बी जाने में पॉइंट लेफ्ट से राइट में गया तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कम हुआ। लाइन नीचे की तरफ आई, पॉइंट नीचे की तरफ आया, तो लाइन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, मतलब गिरती हुई लाइन। ये होती है बढ़ती हुई लाइन,
ये होती है कम होती लाइन। हाँ, इसमें अलग अलग वेरिएशन आ सकती है, हो सकता है लाइन ऐसी बन जाए, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो लाइन है वो डिक्रीज ही करेगी। अगर इसी को एंगल से रिलेट करके हम देखना चाहें, अगर एंगल से रिलेट करके देखना चाहेंगे तो टेन थीटा, हमने क्या कहा भाई कि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम जानते हैं टेन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब क्या है, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल वो 90 से 180 होगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। चेक करो ये एंगल कितना बन रहा है, ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है ये एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये वाला एंगल चेक करो क्या है, ऑब्ट्यूस। तो अगर स्लोप पॉजिटिव तो बढ़ती हुई लाइन, स्लोप नेगेटिव तो कम होती लाइन। इसमें जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट एंगल बनेगा 0 से 90, इसमें जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा 90 से 180। अच्छा, एक और स्पेशल केस की बात करते हैं इसके बाद, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मान लो अब m जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इनके बीच का नंबर है m 0। ठीक है, इतनी बात। स्लोप जीरो आने का मतलब क्या होगा, स्लोप जीरो आने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज जीरो है, किसी चीज की रेट ऑफ चेंज जीरो है। मान लो एक गाड़ी है, वो उसकी स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो होने का मतलब डिस्टेंस वो चल ही नहीं रही, जितनी दूरी पर पहले खड़ी थी उतनी दूरी पर अब खड़ी है। अगर कोई चीज चेंज हो ही नहीं रही, उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इस लाइन में क्या होगा, y कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट कैसा बनेगा वो, तो वो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल। चेक करो लाइन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, क्योंकि अगर मान लो अब तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करो, तो ए से बी जाने में पॉइंट लेफ्ट से राइट तो गया, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, पॉइंट ऊपर या नीचे मूव नहीं करा, तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर इसको एंगल से रिलेट करना चाहें तो क्या होगा, स्लोप जीरो आने का मतलब टेन थीटा जीरो है, टेन थीटा जीरो कहां पर होता है, 0 डिग्री पर, ये हम जानते हैं। मतलब जो लाइन बनेगी और जो एक्स एक्सिस है उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि थीटा क्या है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। अगर वो 0 डिग्री है तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब इस केस में जो लाइन आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, इतनी बात। इसको बाद में इंग्लिश में लिखवाऊंगा, अभी फिलहाल हम केसेस ड्रॉ कर रहे हैं बस। और फाइनल केस जो है वो बनता है कि अगर मान लो स्लोप जो है वो इंफिनिटी आ जाए। इंफिनिटी आने का मतलब एक्चुअली इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी का मतलब उसको टेंड कर रहा है, उसके पास जा रहा है, क्योंकि असल में तो इंफिनिटी तक हम पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, मैंने एरो लगाया। तो स्लोप इंफिनिटी आने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो स्लोप इंफिनिटी आने का मतलब क्या होगा, टेन थीटा इंफिनिटी आएगा। हम जानते हैं टेन थीटा इंफिनिटी कहां पर होता है, 90 डिग्री पर, जानते हैं हम ये बात। अच्छा, थीटा किसके बीच में एंगल है, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस बार लाइन देखने में कैसी होगी, इस बार लाइन देखने में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ऐसी वाली लाइन होगी, ताकि ये एंगल 90 डिग्री आ सके। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ वाई चेंज होगा, जैसे मान लो यहां पर बी पॉइंट है और यहां पर ए पॉइंट है, तो अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ये चार स्टैंडर्ड तरीके हैं, चार स्टैंडर्ड केसेस हैं। अगर एम पॉजिटिव होगा तो बढ़ती हुई लाइन होगी, एक्यूट एंगल होगा। अगर एम नेगेटिव होगा तो कम होती लाइन होगी, घटती हुई लाइन, और एंगल ऑब्ट्यूस होगा। अगर स्लोप जीरो हुआ तो एंगल 0 डिग्री होगा, लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर हमारे पास स्लोप इंफिनिटी हुआ, गलती से कभी कभी हो जाता है, तो इसका मतलब जो लाइन है वो क्या है, वर्टिकल है, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये सब पॉइंट्स नोट करो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इनको भी इंग्लिश में बनाकर लिखेंगे पॉइंट्स को, पहले इतना नोट करो, फिगर वगैरह बनाओ, और कोई तो पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जल्दी से नोट करो। और नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो।
अब नेहा तेरा डन बहुत जल्दी आ गया, इसका मतलब जब मैं समझा रहा था तो साथ साथ नोट कर रही थी, और फिर समझ में नहीं आता तो फिर वो बोलती कि रिपीट कर दो सर। चलिए टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन फिर अगले वाले में भी बोलती थी। तो बोला हुआ है, मना किया हुआ है, साथ साथ नोट मत किया करो, नोट करने का सफिशिएंट टाइम दे देता हूँ मैं हमेशा। सर लेकिन टेन थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। गुरमीत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चे एंगल हम क्या लेते हैं, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं हो सकता ना दो लाइंस के बीच में। जैसे तो ये लाइंस हैं, इसमें इसके अंदर एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा आएगा। तो दो लाइंस के बीच का कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शुरू में ही हमने बोल दिया था कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही बात कर रहे हैं। स्लोप इन्फिनिटी वाला समझ नहीं आया। स्लोप इन्फिनिटी वाले में हमने कहा है कि स्लोप इन्फिनिटी होगा तो टेन थीटा इन्फिनिटी होगा। हम जानते हैं टेन थीटा इन्फिनिटी 90 डिग्री पर होता है, तो थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। सर सेकंड केस में लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से ही स्टार्ट होगा हमेशा। नहीं स्टार्ट तो रेंज तो कोई है ही नहीं, मतलब हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी लाइन, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन जाएगी, हाँ, ये बात कह सकते। और बताओ अगर कोई डाउट है तो डन लिख के भेजो तो जल्दी से। ठीक है ठीक। अब वो जो मैं कह रहा था इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों जो केसेस हैं वो थोड़े स्पेशल केसेस हैं, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, फिजिक्स के लिए मुझे उतना पता नहीं, लेकिन फिजिक्स में भी काम तो आ ही जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है काम नहीं आते होंगे। तो इनको प्रॉपर लिख लो। ठंडा नहीं है क्या? देखो अगर हमारे पास स्लोप जो है वो 0 के इक्वल होगा, स्लोप 0 होने का मतलब लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। ठीक है, अगर स्लोप 0 होगा तो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और उसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू सम कांस्टेंट c। यहां पर c क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसी तरीके से कभी अगर हमें बोल दिया जाए कि स्लोप जो है वो इंफिनिटी है, तो स्लोप इंफिनिटी होने का मतलब जैसा कि हमने अभी कहा, लाइन जो होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। अच्छा, इसकी इक्वेशन देखने में कैसी होगी, ऊपर वाली की आई थी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो याद रखने का तरीका क्या है, उल्टा काम होगा, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट आएगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इतनी बात। ये अपने पास बात हुई स्लोप की। स्लोप निकालते कैसे हैं वो मैं अभी बात बताऊंगा उसके बारे में, या अभी करोगे, बाद में कर लेंगे, चलो बात, या कर ही लेते हैं। लिख लो, स्लोप खत्म ही करते हैं। फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन। ठीक है, अगर मान लो मैं तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दे दूं, सपोज करो मैंने तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दे दी 2y इक्वल टू 3x प्लस 7। अब मैं तुमसे बोलूं कि इस लाइन की इक्वेशन को देखकर इसका स्लोप बताओ। लाइन की इक्वेशन दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, पॉइंट वगैरह एंगल वगैरह कुछ नहीं दे रखा। कल तो हमने बात करी थी कि दो पॉइंट दिए हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, एंगल दिया हो तो टेन थीटा करने से स्लोप आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इक्वेशन से स्लोप बताना हो तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केसेस हैं कि किस टाइप से हम बात कर सकते हैं। लेट जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो हमें गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बताया था ना, दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन हो
वो देखने में इस टाइप की होगी। अब मान लो तुम्हें इसका स्लोप बताना है, अब ध्यान देना जिस शक्ल में है उसके हिसाब से हम बताएंगे। तुम्हें क्या करना होगा, सारे के सारे टर्म्स जो है एटलीस्ट एक्स और वाई की जो टर्म है वो जीरो के एक ही तरफ होनी चाहिए, इक्वल टू के एक तरफ होनी चाहिए। या तो एक्स और वाई दोनों टर्म लेफ्ट साइड में हो या दोनों की दोनों टर्म राइट साइड में हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा जो मैं अभी लिखने वाला हूं। तो यहां पर स्लोप का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो आता है माइनस बी अपॉन ए। स्लोप का फॉर्मूला क्या आता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माइनस ए अपॉन बी आता है। यहां पर स्लोप का फॉर्मूला आता है माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस तो है ही, ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है इतनी बात। जैसे अगर मैं मान लो तुम्हें बोल दूं कि इस लाइन का स्लोप बताओ, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा लेकिन अभी इसमें समझ लो। मान लो मैं कहूं कि इस लाइन का स्लोप बताओ, तो तुम क्या करोगे, फिलहाल स्लोप नहीं बता सकते अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की दोनों टर्म्स को एक तरफ रखना पड़ेगा। कांस्टेंट का हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट भाड़ में गया। तो या तो तुम 2y को x की तरफ ले जाओ या x वाली टर्म को 2y की तरफ ले आओ। तो मैं x वाली टर्म को इधर लेकर आ रहा हूं, तो क्या बनेगा, माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। 7 को लेकर आना है तो ले आओ, नहीं लेकर आना तब भी काम चल जाएगा। अब मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप कितना आ जाएगा 3/2। लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसी फॉर्म में यहीं पर फॉर्मूला लगा देते हैं। वो गलती नहीं करनी है अपने को, पहले x और y की टर्म दोनों एक तरफ शिफ्ट करनी है, उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी लगती है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब तुमने क्या करा, लाइन की इक्वेशन को इस तरीके से बना दिया, कैसा, इस बार y जो है वो एक तरफ है, x दूसरी तरफ है, कांस्टेंट का हमें फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट भाड़ में गया। ठीक है इतनी बात। तो y एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो अपने आप स्लोप हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल से करके दिखाता हूं, अगर नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, पहले जल्दी से इसे नोट करो फिर एग्जांपल से करके देखते हैं इसी बात को। अगर दूसरी वाली बात नहीं भी समझ में आई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करो, लेकिन पहले क्वेश्चन करेंगे 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। नोट हो जाए, डन लिख के भेजो जल्दी से। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन से हम स्लोप निकालते हैं। मतलब पूरी चीज तो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर का वेट कर, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें कुछ मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जो तेरे समझ में ना आए। साफ साफ लिखा हुआ है, ए और बी का मतलब भी लिखा हुआ है। और या फिर तू नोट करने में लगा हुआ था जब मैं समझा रहा था, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता ये चीज ना समझ में आई। ये तो बच्चों वाली चीज है, छठी का बच्चा समझ जाएगा ये तो। या तो तूने सुना ही नहीं मैंने बोला क्या। सर फर्स्ट केस में हम शिफ्टिंग ना करें तब भी सेम आ रहा है स्लोप। कौन सा फर्स्ट केस, नहीं भाई शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, इसमें शिफ्टिंग करनी जरूरी है, इसमें y एक तरफ x एक तरफ, तो उसके लिए m स्लोप होगा। मतलब शिफ्टिंग करनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि ये वाली चीज यूज करनी है, ये वाली चीज यूज करनी है, उसके हिसाब से काम होगा। अगर शिफ्टिंग हम करना चाहते हैं, एक्स और वाई को एक तरफ करना चाहते हैं तो ये वाली चीज काम आएगी। अगर हम एक्स और वाई को अलग अलग तरफ रखना चाहते हैं तो ये वाली चीज काम आएगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 1-2 मिनट रुको, नोट करके डन लिख के भेजो एक बार पहले, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइंस।
फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइंस। जैसे सपोज करो पहली लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात। अब इसका स्लोप निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं। जैसे पहला तरीका तो क्या है कि अगर तुम्हें स्लोप निकालना है तो यहां पर x और y की जो टर्म्स हैं वो दोनों एक ही तरफ है, सेम साइड पर है। तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे? ये वाला, माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इतनी बात। तो क्या लिखेंगे? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितने 4 है, अपॉन y का कोफिशिएंट कितने -3। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/3। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होगा। दूसरा तरीका इसको क्या होगा, भले तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगे मैं बता देता हूं, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वो वाला तरीका अपना लो। ठीक है, दोनों सीख जाओ तो बहुत बढ़िया है। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन की शक्ल देखने में ऐसी बना देता हूं। ऐसी शक्ल बनाने का मतलब क्या है, y वाली टर्म एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ, और साथ ही साथ y का कोफिशिएंट 1। तो क्या कर रहे हैं, y वाली टर्म एक तरफ रख ली, तो 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। 4x प्लस 2 एक तरफ रह गया, 3y दूसरी तरफ चला गया। अब मुझे y का कोफिशिएंट कितना बनाना है? 1। y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो 4/3 इंटू एक्स प्लस 2/3। अब चेक करो ये वाली जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही है? y एक तरफ है, y एक तरफ है, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, उधर कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट होगा ना, वही एक्चुअली स्लोप के बराबर होगा। तो स्लोप कितना आ जाएगा? 4/3। तो यहां से भी स्लोप कितना है? 4/3। और जो ऊपर वाला तरीका हमने यूज किया उससे भी स्लोप आया 4/3। ये एक बात कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, उसके बाद तुम करोगे एक दो एग्जांपल। जैसे मान लो सेकंड में हमें दिया हुआ है 3y, या थोड़ा नया कर लो, 7y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 4। मान लो ये दिया हुआ है। अब इसका स्लोप निकालने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि तुम x और y की टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो जैसे मैं माइनस के 2x को इधर ले आया, क्या बन गया? 2x प्लस 7y इक्वल टू 4। कांस्टेंट टर्म का हमें फर्क नहीं पड़ता नॉर्मली। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ता है, वो y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट नाम की चीज होती है, लेकिन वो फिजिक्स में उतनी काम नहीं आती, तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। अगर कभी काम आ जाएगी तो फिजिक्स में साथ के साथ तुम सीख लोगे, फिलहाल वो नहीं पढ़ रहे अपने। तो कांस्टेंट टर्म का हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे स्लोप निकालना है इसका, x और y एक तरफ है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप आ गया माइनस का 2/7। अच्छा, मान लो हम ये वाला तरीका ना अपनाना चाहें, दूसरे वाला तरीका अपनाना चाहें, तो दूसरे वाला तरीका क्या कहता है कि y वाली टर्म एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ ऑलरेडी है। y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दोगे। दोनों तरफ 7 से डिवाइड करोगे तो वो बनेगा y इक्वल टू माइनस का 2/7 इंटू एक्स प्लस 4/7। अब जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्लोप है। दोबारा बोल रहा हूं, दोनों तरीके समझ जाओ तो बहुत बढ़िया। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई एक तरीका समझ लो, व्हाइट वाला या ग्रीन वाला, और उसी तरीके से करते रहो, क्योंकि स्लोप आना तो सेम है, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये घटिया सा चीज है, लेकिन स्लोप निकालना आना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बाद में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, उनके तुम्हें स्लोप बताने हैं। ये कुछ एग्जांपल है, इनके जल्दी से स्लोप निकालो, आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, अपने निकाल लो, जब मैं करूंगा तो मैच कर लेना। और जो पहले दो पार्ट मैंने करवाए हैं उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि रिपीट कर लो। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, मैच कर लो अपने।
जो पहली लाइन है इसका स्लोप आएगा, माइनस का 1/2, इस लाइन का स्लोप आएगा माइनस का 2/3, इस लाइन का स्लोप आएगा -1, इस लाइन का स्लोप आएगा 1/3। अच्छा, सेवेंथ पार्ट का स्लोप बताओ कितना आना चाहिए? 2y - 7 = 0, इसका स्लोप बताओ कितना आएगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि 2y - 7 है ना, तो y = सम कांस्टेंट आ जाएगा। y = सम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? लाइन का स्लोप 0 है। तो थर्ड केस, ये जो सेवेंथ केस है, इसमें स्लोप 0 आएगा और x = कांस्टेंट वाली लाइन का स्लोप आएगा इंफिनिटी। बस ये काम था। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारे पास स्लोप निकालना हमें आ गया, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद तो अब याद करो हमने क्या करा था, हमने दो अलग अलग इक्वेशन पढ़ लिए। मैंने तुम्हें कहा था लाइन की इक्वेशन लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहले हमने पढ़ी जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0, वो तो जनरल है, वो उसका कोई खास इतना काम है नहीं, बस वो लाइन की इक्वेशन को पहचानने में हेल्प करती है हमारी। दूसरी हमने पढ़ी कि अगर हमें लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट दिए हो तो उससे हमने 2 पॉइंट फॉर्म लिखी, y - y1 = y2 - y1, वो पूरा फॉर्मूला लिखा था। अब उसी तरीके से हमारे पास एक और लाइन की इक्वेशन आती है, वो आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो लिखो इसको जल्दी से, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। तो इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, नाम से पता चल रहा होगा, मतलब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगी। मतलब पिछली बार तो, कल तो हमें क्या दिया हुआ था, लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट दिए हुए थे, ए और बी। आज वो हमें क्या देगा, एक तो पॉइंट देगा लाइन के ऊपर लाई करने वाला, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट देगा, दो नहीं देगा, और वो लाइन का स्लोप देगा। ठीक है, एक पॉइंट और एक स्लोप, और हमें उसकी मदद से लाइन की इक्वेशन बतानी होगी कि क्या आ रही है। तो लिखो इसमें, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the point the equation of the straight line passing through the point x1 y1 and having slope n, मतलब वो लाइन इस पॉइंट से पास करी है और उसका स्लोप जो है वो n गिवन है, और हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y - y1 = n into x - x1, ये फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला हमें याद करना है, और ये फॉर्मूला यूज करते ही हमारे पास साथ के साथ लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक दो एग्जांपल करके देखते हैं सिंपल से, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, find the equation of the straight line passing through the point -1, 2 and whose slope is equal to -2। ठीक है, हम एक आगे की एक लाइन है जो -1, 2 से पास कर रही है, और उस लाइन का जो स्लोप है वो -2 के इक्वल है। लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से क्या आएगी। 1 मिनट का समय, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है ये। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, बस। नेहा, -2 कैसे आ सकता है, लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, -2 का क्या मतलब होगा। अंजलि ने लिखा है 2x + y। अंजलि, इसका क्या करें 2x + y का, इक्वल टू में भी तो कुछ होगा ना। इक्वेशन है तो इक्वल टू में कुछ होगा, भले ही जीरो हो। ठीक है, अब ठीक है, तो वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें बस।
तो y माइनस y1 का मतलब क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2, इक्वल टू m का मतलब स्लोप है जो कि -2 है, x माइनस x1 का मतलब जो पॉइंट गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट। बस सिंप्लीफाई कर लो इसे, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 2, माइनस टू कटेगा, इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया होगा। पिछले वाला फॉर्मूला कब काम करेगा, जब दो पॉइंट गिवन होंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर है। जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो, पूरा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि फिजिक्स में कैसे यूज होगा। एक बात और बता दूं बच्चों, लाइन में जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी कहा था, अभी तो हमने बहुत ही ज्यादा, बहुत मतलब बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल ही बेसिक, जितना मुझे लगता है फिजिक्स में तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें लाइन की अलग अलग फॉर्म बताई, 2 पॉइंट फॉर्म बताई, पॉइंट स्लोप फॉर्म बताई, जनरल इक्वेशन कर चुके हैं। कितनी कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं। इसके अलावा 4 और होती हैं। 4 और कौन कौन सी होती हैं, एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका नाम मैंने अभी लिया भी था। इंटरसेप्ट नाम की एक चीज होती है मैथ्स में, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वो मेरे हिसाब से तुम्हारे काम करनी है। दूसरी चीज आती है नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट अलग है, इंटरसेप्ट फॉर्म अलग है। एक आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल का मतलब मैथ्स में होता है परपेंडिकुलर, ये वो वाला नॉर्मल नहीं है, सामान्य वाला। और एक होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। टॉपिक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन लाइन की इक्वेशन बताने के 4 अलग अलग तरीके और हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो हम पढ़ नहीं रहे। बस वो अगर जरूरत पड़ेगी तो फिजिक्स में काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारी बुकलेट वगैरह में लिखी हो तो वो समझ आना मैथ्स के लिए लिखनी है, मैथ फिजिक्स के लिए नहीं है। करो, नोट करो, फिर फिजिक्स में बताता हूँ फिजिक्स में कैसे यूज होगा थोड़ा बहुत। सर ये 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वल में भी यही था, हाँ वही तो था। बस वहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था, वो मैं जानता हूँ स्लोप है, तो उस पूरे नंबर की जगह हमने स्लोप रख दिया, m रख दिया। वहीं से ये इक्वेशन लेकर आए हैं, ऐसा थोड़ी ना। अब लाइन एक है, उसको कैसे मर्जी पकड़ लो, इक्वेशन तो सेम ही आएगी ना। बस वो इक्वेशन बताने के तरीके अलग अलग है, ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग इक्वेशन आएगी, कि इससे सोल्व करा तो ये इक्वेशन आई, इसको सोल्व करोगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा, ऐसा थोड़ी ना। इक्वेशन तो सेम ही आएगी, उसको निकालने के तरीके बदल रहे हैं बस, उसको लिखने के, उसको रिप्रेजेंट करने की चीज तरीके बदल रहे हैं, और कुछ नहीं है। डन लिख के भेजो भाई जिसका नोट हो गया, जल्दी से। स्ट्रेट लाइन अपने को इतना ही पढ़ना था, अब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बस अपने। अगला टॉपिक क्वाड्रेटिक है, वो भी 1-2 लेक्चर का टॉपिक है, मुश्किल से 2 लेक्चर मान लो, 2.5 लेक्चर मान लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब फिजिक्स में क्या दिक्कत है, देखो ये तो मैंने मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिया कि मैथ्स में एक्स और वाई का यूज होता है, लेकिन फिजिक्स में जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे होगे, जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें एक्स और वाई बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेंगी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, मास, ये सब कुछ, फोर्स वगैरह। तो उसके रिस्पेक्ट में एक बार बात करके देखते हैं, जैसे वो मांगता क्या है। जैसे अभी फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ, मैं तुम्हें इसलिए आइडिया दे रहा हूँ ताकि थोड़े, एक तो ये इसका पढ़ाया हुआ का कुछ फायदा मिल जाए तुम्हें, नहीं तो वो तुम्हें फिर वो नए सिरे से फिजिक्स में बताना पड़ेगा। और दूसरा, एक बार दोबारा सुनोगे, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा और अच्छा पढ़ाया जाएगा और अच्छे शब्द यूज करके, तो दोबारा सुनोगे तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आकिब सर पढ़ाएंगे तुम्हें, तो अब उसमें जैसे आकिब सर तुम्हें फिजिक्स में ये पढ़ाएंगे कि 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ठीक, मैं कह रहा हूँ ना भी समझ में, मेरा काम है भी नहीं फिजिक्स समझाना, आकिब सर मेरे से बहुत अच्छे शब्द यूज करके फिजिक्स समझाएंगे, तो उसी टाइम ढंग से क्लियर होगा। मैं हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे यूज होगा, ठीक है, बाकी अब जो बात करे वो हवा हवा में कर रहे हो, टॉपिक नहीं हो रहा तुम्हारा कोई। तो तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में कि मोशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब होता है कि फंक्शन जो है उसमें, मतलब जो बॉडी है उसकी एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है। ठीक है, सेम एक्सीलरेशन के साथ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी होगी,
उसका फॉर्मूला तुम पढ़ते हो, बचपन में पढ़ते आए हो कि क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ई टी। सबको पता है यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी या कह लो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। यहां पर u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। a हम जानते हैं एक्सीलरेशन है, और t हम जानते हैं क्या होता है, टाइम। ये हम सबको पता है ना, इतनी बेसिक चीजें तो अब कभी कभी तुमसे क्या बोल दिया था फिजिक्स में कि वीटी का ग्राफ बनाओ। वीटी का ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, तुमने एक प्लेन बनाया इस तरीके से, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पर तो तुमने रखा वी, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। यहां पर तो तुमने रखा वी, यहां पर तुमने रखा टाइम टी। अब वो कह देते हैं कि वीटी का ग्राफ बनाओ, वीटी का ग्राफ देखने में कैसा होगा। तो होता क्या है, दो टाइप के मोशन मैंने कहा, एक यूनिफॉर्मली एसिलेटेड, एक नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड। तो जो ये फॉर्मूला आता है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ऐसा नहीं है कि हर मोशन के लिए हर बार सही है। ये तभी है जब एसिलेशन कांस्टेंट हो। अगर एसिलेशन वेरिएबल हो तो अलग चीजें बनती हैं, तब ग्राफ भी अलग बनेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और फिजिक्स में थोड़ा ढंग से बात करोगे। तो फिलहाल हम बात करें जब एसिलेशन कांस्टेंट है। तो एसिलेशन कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट नंबर हुआ, सही बात है। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब गाड़ी ने चलना स्टार्ट करा, या किसी इंसान ने, किसी बॉडी ने चलना स्टार्ट करा, तो उसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, तो वो भी कांस्टेंट होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि तुम यहां से करनाल से चंडीगढ़ जा रहे हो, और जब तुमने करनाल से चलना चालू करा किसी टाइम पर, तो तुम्हारी स्पीड उसी टाइम पर 50 किलोमीटर पर आर भी है और 60 किलोमीटर पर आर भी है, दो तो हो नहीं सकती ना, एक कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। हाँ, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, मैं पूछूं तुमसे 1 घंटे बाद तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, थोड़ी अलग होगी। 2 घंटे बाद वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो टाइम वेरिएबल है, फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल है। तो अब वीटी का ग्राफ दे दिया अब तुम्हें, अब कहीं पर भी एक्स और वाई नहीं दिख रहा, लेकिन अच्छी बात क्या है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो v है वो कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो जहां पर v दिखेगा उसको लिख दोगे वाई एक्सिस पर, इक्वल टू एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अच्छा एक काम करो, वाई v की जगह लिखा y, टाइम जो है वो कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो टाइम जो होगा वो रिप्लेस होगा x से, तो v की जगह y, टाइम की जगह x। इतनी बात आई। अब जो एक्सीलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, और जो u है वो भी कांस्टेंट है। अब चेक करो ये लाइन की इक्वेशन देखने में दिख रही है, नहीं दिख रही। y और x में एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का काम है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। मतलब इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो एक्सीलरेशन के बराबर आएगा। ठीक है, इतनी बात। और u क्या है, कांस्टेंट नंबर, वैसे फालतू का। अब मान लो तुमने यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, u आएगी। x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, u। इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो 0, u पॉइंट से पास करेगी। 0, u पॉइंट कहां पर है, यहां पर, क्योंकि टाइम नेगेटिव तो होता नहीं। तो वैसे तो हम मैथ्स में तो क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइन बनाते हैं, लेकिन यहां पर इस तरफ लाइन नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि टाइम नेगेटिव में जा नहीं सकता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। अब स्लोप कितना है, ए है। अब अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी तो लाइन ऐसी बन जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई लाइन है। बढ़ती हुई लाइन के लिए हमने क्या कहा था, स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप ए के बराबर है, तो एक्सीलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर तुम्हें लाइन ऐसी दे रखी है, मतलब घटती हुई लाइन है, घटती हुई लाइन का मतलब क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से तुम काम कर लोगे। तो तुम्हें क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन दे देगा कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है 2 मीटर पर सेकेंड, उसमें एक्सीलरेशन -3 है, उसका ग्राफ पहचानो, 4 ग्राफ दे देगा। तो चारों ग्राफ में से तुम्हें पहचानना होगा। तो तुम्हें पता है कि वीटी का जो ग्राफ बनेगा यहां पर वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी बात, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी तो बढ़ती हुई लाइन है, घटती मतलब गिरती हुई लाइन होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो वहां से तुम पहचान लोगे कि कौन सा ग्राफ कब काम करने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अब केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में तुमने वो इक्वेशन पढ़ी ली, तुम बता रहे थे पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो कभी कभी वो क्या करता है, वो कह देता है कि प्रेशर और टाइम का ग्राफ बनाओ। यहां पर प्रेशर है और यहां पर टाइम है, तो प्रेशर किसका काम करेगा, वाई एक्सिस का काम करेगा। तो प्रेशर की जगह वाई पुट कर दो। एक्चुअली वाई पुट करते नहीं है, वो सिंपल भी देख सकते हो, अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो इसलिए पुट करके दिखा रहा हूं। वी तो कांस्टेंट है, वी बाहर में गया, इक्वल टू एन आर। टेम्परेचर कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है,
तो y इक्वल टू nr अपॉन v इंटू x। तो ये इक्वेशन आ गई x और y में, प्रेशर की जगह y आया, टेम्परेचर की जगह x आ गया, इक्वेशन आ गई। ठीक है, इतनी बात। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसका होगा, स्लोप होगा। हम जानते हैं स्लोप कितना आएगा, nr अपॉन v। सॉरी, अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब हमारी जो लाइन है वो 0,0 पॉइंट से पास करेगी और ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये पीटी का ग्राफ आ गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन इस तरीके से तुम्हारा यूज किया जाएगा, मतलब इस तरीके से इस टॉपिक का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं, चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तुम्हें बोल दिया कि ये पार्टिकल है, उसका वीटी का ग्राफ ये है। ये एक पार्टिकल है, उसका वीटी का ग्राफ दे दिया। तुम्हें इसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कितनी आएगी और एक्सीलरेशन बतानी है कितनी आएगी। सोच के बताओ कितनी आएगी जल्दी से। इस ग्राफ को देखो, बस ये ग्राफ दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। तुमसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछिए और एक्सीलरेशन पूछिए, बताओ कितनी होगी। राहुल बिल्कुल सही है, यू की वैल्यू सही है, एक्सीलरेशन बता साथ में कितनी है। आंसर दो, इसका आंसर लिखना है, डन नहीं लिखना इसमें, सिर्फ प्रॉपर आंसर के साथ। दोनों देने हैं, यू और ए साथ में। हाँ, यू तो सबका सही है। नहीं अंजलि, ये नहीं होगा। नेहा, यू की दो वैल्यू कैसे आ सकती है। राहुल बिल्कुल सही है, एक्सीलरेशन बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अजय नहीं, एक्सीलरेशन 2 के इक्वल नहीं है, कुछ और है। गुरमीत नहीं, गलत है। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब वही जो हमने अभी सीखा है उन्हीं चीजों को अप्लाई करना है। मुझे दिख रहा है ना ये 0,4 पॉइंट है, तो ये 0, पॉइंट होता है, अभी तो बताया था 0, 0,4 होने का मतलब टाइम को जीरो रख रहे हैं। अगर मैं टाइम को जीरो रखूं तो वेलोसिटी 4 है। तो टाइम को जीरो रखने से जो वेलोसिटी आती है उसी को तो इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं ना अपने। टाइम को जीरो रखने पर जो वेलोसिटी होगी वही तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसी को तो नाम दे रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या स्पीड थी उसकी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 4। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। मुझे पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ में जो रेट ऑफ चेंज होता है, जो लाइन का स्लोप होता है, वही तो एक्सेलरेशन है। अभी तो बताया था कि स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर है। तो मुझे लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट गिवन है। मुझे लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट गिवन है। तो मैं स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, क्योंकि स्लोप और एक्सेलरेशन एक ही चीज है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सोल्व करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन 3 के इक्वल है। ये काम करना चाह रहे हैं। तो ग्राफ को देखते ही हमें u और a दोनों समझ में आ गए। अब वही आएगा बच्चों को, कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है कि फिजिक्स में जब ये काम आता है कि ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी मैथ्स में, स्ट्रेट लाइन में, वो पढ़ ली हमने, पूरी पढ़ ली, ये भी स्लोप निकालना भी सिखा दिया, ये पॉइंट भी देख ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस फर्क इतना आ गया कि हमने जो पढ़ा वो y और x में पढ़ा, क्योंकि मैथ्स में हम x और y में काम करना पसंद करते हैं। अब फिजिक्स में वो वीटी में आएगा या एफए में आएगा या कुछ भी आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ बनेंगे, लेकिन भावनाएं वही है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि एसिलेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी को तो हम स्लोप बोलते हैं, और स्लोप का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये काम करना है अपने को। पल्ले पड़ा क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हारी इच्छा है नोट तो क्या करोगे इसमें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सारी चीजें होनी है तुम्हारी, और इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी करोगे, लेकिन ये तो बस हुआ है कि मैंने तुम्हें हल्का सा आइडिया दे दिया, इस तरीके से आगे जाकर यूज होगा।
स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, वैसे कुछ खास जरूरत है नहीं। करो अगर किसी को नोट करना है, बाकी मेरी सलाह तो ये नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ही चला दो, लेकिन अगर किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। तो स्ट्रेट लाइन पूरा हुआ मेरी तरफ से, जितना मुझे सिखाना था। बाकी जो मैथ्स के बच्चे हैं वो 5-6 महीने बाद और डिटेल में पढ़ोगे। और ये स्लोप वाली चीजें याद रखना, ये जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो काम आएगा। सर मैथ्स के नोट्स में लिखने हैं वैभव बच्चे, 4 बार मैंने बोल दिया नोट मत करो, करना है तो कर लो, तुम्हारी इच्छा है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी भी तू कह रहा है कि मैथ्स के नोट्स में लिखने हैं सर ये, वैसे मैंने बोल दिया अगर लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो लिखोगे लिखोगे, उसमें तो ये करनी है, तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं इनके ऊपर। केमिस्ट्री में तो फिर भी शायद कम करो, केमिस्ट्री में मुझे इतना पता नहीं, मैं फिजिक्स में तो ये काम करना ही करना, तुमने बहुत करना है ये तो। और अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है कि हमें याद रह जाएगा, नोट्स रिवाइज कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बोल तो दिया तुम्हारी चॉइस है, जैसे तुम करना चाहो। बढ़िया आगे। अब क्या पढ़ाऊं तुम्हें, वैसे तो 10 मिनट बचे हैं, छुट्टी तो जल्दी क्या कर दे। चलो मैथ्स की 2-3 चीजें बताओ। इफ x into y equal to xz, then y equal to z, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है, बताओ। अगर x इंटू वाई x इंटू जेड के इक्वल है तो y z के इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कभी कभी ट्रू है कभी कभी फॉल्स है? अगर कभी ट्रू कभी फॉल्स है तो कब ट्रू है कब फॉल्स है? अगर हमेशा ट्रू है तो हमेशा क्यों ट्रू है? अगर हमेशा फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स क्यों है? कैसे बात कर रहे हैं हम, कैसे ट्रू फॉल्स चेक करें, बताओ। अजय, अर्पित, अंजलि और राहुल, इन सबका कहना है कि ट्रू है, नेहा का भी यही कहना है, नहीं, नेहा का कहना है फॉल्स है। क्यों है नेहा फॉल्स ये स्टेटमेंट? लव का कहना है ट्रू है, राहुल भी यही कह रहा है ट्रू है, नैन्सी, आर्यन, निशांत, अक्षिता कह रही है फॉल्स है। क्यों है अक्षिता फॉल्स, बता, रीजन बता। एहसास का कहना है ट्रू है, धृति का भी यही कहना है ट्रू है। चलो मैं बता रहा हूं, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। अब तुम इसका कारण बताओ कि कहां फेल है ये। नहीं कृति, तूने सुना हुआ है कुछ कुछ, लेकिन तुझे याद नहीं है कि क्या सुना था। बिल्कुल उल्टा काम बोल दिया तू। एक्चुअली ये होता है, इस तरीके से हम करते हैं ना बचपन में, सभी लोग करते हैं, एक्स से एक्स काट देते हैं तो बोल देते हैं वाई इक्वल टू जेड। ये काम करना गलत है, क्योंकि एक्चुअली इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू एक्स जेड है तो एक्स जेड को इधर लेकर आओ, ये बनेगा x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब दो अलग अलग नंबर है, एक नंबर तो x है, दूसरा नंबर y माइनस जेड है, इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 है। दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 आ सकता है जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 हो। तो क्या होगा, या तो x इक्वल टू 0 होगा और या फिर y इक्वल टू जेड होगा। तो y इक्वल टू जेड हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमने कहा x इंटू वाई इक्वल टू एक्स जेड है। सपोज करो मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, y की वैल्यू 2 ले लूं और z की वैल्यू 3 ले लूं,
तो चेक करो यहां पर y और z बराबर तो नहीं है, जो हम बोल रहे थे कि y और z बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन मैंने यहां पर y और z को बराबर नहीं लिया। लेकिन चेक करो x इंटू वाई, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, x इंटू जेड 0 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो y और z के बराबर ना होते हुए भी दोनों नंबर बराबर आ गए ना। इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि y इक्वल टू जेड हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अगर x 0 हो गया तब भी काम चल जाएगा। तो हमें सारे केसेस लेकर देखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको कहते हैं कि मैथ्स में कुछ सॉल्यूशन हमने छोड़ दिए, आधा आंसर आया हमारा और इससे नंबर कट जाएंगे। क्योंकि अगर वो मान लो कह रहा है कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो तुम कहोगे कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि y इक्वल टू जेड, लेकिन है दो, और ऑब्जेक्टिव में ये तो है नहीं कि पार्शियल मार्किंग है, तो वो पूरा सवाल गलत है। +4 तो मिलने क्या थे, -1 और मिल जाएगा, 5 नंबर का नुकसान सीधा। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलो अगली बात बताओ, ये हर बैच में पढ़ाई है मैंने, तो इसलिए तुम्हें भी पढ़ाई देता हूँ ये वाली बात। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू √4, ये दोनों बातें एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? इन दोनों का मतलब एक ही है या अलग अलग है? निशांत कह रहे हैं दोनों सेम चीजें हैं, अंजलि कह रही है दोनों सेम चीजें हैं, गुरमीत का कहना है कि अलग अलग है। गुरमीत अलग अलग क्यों है, क्या कारण है अलग अलग होने का? यही बताना चाह रहा हूं, ये दोनों बहुत अलग अलग है। अगर हमें बोला जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मतलब वो कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल है। ये चीज भी हम 9-10 तक गलत पढ़ते आते हैं। तो यहां से x की दो वैल्यू आती है, प्लस और -2, +2 और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। लेकिन अगर वो हमसे बोल दे कि x इक्वल टू √4 है, तो यहां पर x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x में, तो x की दो वैल्यू आई। यहां पर x में एक लीनियर इक्वेशन है, तो x की एक ही वैल्यू आएगी, और वो कौन सी वैल्यू आएगी, 2। अगर लिखना चाहो तो ये एक चीज लिख लो, ये दोनों चीजें, द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब √4 की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 2 होती है, ठीक है। तो आज के बाद ये गांठ बांध लो, अगर कोई तुमसे बोल दे कि x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू दोनों आएंगी, +3 भी आएगी, -3 भी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे बोल दे कि x इक्वल टू √9 है, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +3 आएगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहां से x की दो वैल्यू आती है, यहां से x की एक वैल्यू आती है। नॉर्मली 9-10 तक हम गलत पढ़ते हैं ये चीजें, अब वो गलत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब हमें सही चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात। अक्षिता सर, √4 की वैल्यू +4 -4 आ सकती है। अक्षिता +4 -4 कैसे आ जाएगी? कहना ही है तो +2 -2 कह, लेकिन वो भी गलत है पहली बात तो ध्यान रखना स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, √-1 की? अच्छा सुना हुआ है आयोटा के बारे में, बाकी लोग बताओ भाई इसकी क्या वैल्यू आएगी √-1 की? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 आएगा? नहीं लव, तो हम जानते हैं ना ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर -1 है। अगर तुम 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर -1 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड।
कुछ टाइम पहले मैथमेटिशियंस के सामने ये दिक्कत आई, तो उनको पता चला ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस मान लिया। वैसे तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर -1 है, लेकिन चलो मान लेते हैं वैसी सहूलियत के लिए कि एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू, जिसका स्क्वायर -1 की इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद हमने बोलना चालू कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो आई है। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। और इसके ऊपर भी मैथ्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मैथ्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में किसी काम का नहीं है। मतलब काम का होता है, हायर फिजिक्स में काम आता है, जब हायर स्टडीज करते हैं। 11th-12th की फिजिक्स में काम करेंगे। चलो आज के लिए इतना था, स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बाय।